जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, फुल एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको सी लैंग्वेज के बारे में, इसकी डेफिनेशन, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सिंटैक्स, इसके बनाने के पीछे इसका पर्पज़ क्या था, सी लैंग्वेज के और कौन कौन से नाम हैं, सी लैंग्वेज के क्या ड्रॉबैक्स हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसीलिए मैंने इसमें फुल एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। सी इज अ मिडिल लेवल प्रोसीजरल oriented programming language developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratory in the year of 1972 in USA। तो सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसमें हाई लेवल के भी कॉन्सेप्ट हैं और मशीन लेवल यानी कि लो लेवल के भी कॉन्सेप्ट है। ये मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाएगी। इसके बाद प्रोसीजरल, क्योंकि इसमें फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इसमें हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मेथड क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद ओरिएंटेड है, नॉट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि जावा है। ये ओरिएंटेड बस है दोस्तों। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिची, जो इसके डेवलपर थे, डेनिस रिची ने इसे डेवलप्ड किया था एट AT&T एक लेबोरेटरी है 1972 में, यानी 1972 में, जो कि USA की एक लेबोरेटरी है। इसमें डेनिस रिची ने इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज को डेवलप्ड किया था। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसके बनाने के पीछे पर्पज क्या था डेनिस रिची का। तो फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइस सच एज डिवाइस ड्राइवर्स इंक्लूडिंग कर्नल। तो दोस्तों डेनिस रिची एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जो हमारे हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सके, यानी एक ऐसा सिस्टम एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते थे जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस से, हार्डवेयर कंपोनेंट से इंटरैक्ट कर सके। तो दोस्तों उन्होंने फिर बनाया भी यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज भी एग्जिस्ट करता है, जो कि सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। इसको उन्होंने डेवलप्ड किया ताकि हमारा जो ये कोड हार्डवेयर है, यानी कोर हार्डवेयर से इंटरैक्ट किया जा सके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम का, यानी कि हमारे सी लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है। तो दोस्तों सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम, सबसे पहले हैशटैग लगाएंगे जो कि एक प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड एक कीवर्ड है, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड। फिर इसके बाद हमारा लेस देन आएगा, यानी stdio.h। आई और ओ का मतलब यहाँ होता है इनपुट आउटपुट, एंड ST का मतलब होता है, STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये पूरा कहलाता है दोस्तों आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मेन फंक्शन। फंक्शन क्यों? क्योंकि ये राउंड ब्रेस से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ये ओपन करली ब्रेस, यानी कि हमारा ओपन करली ब्रेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेस। ये हमारे ओपन करली ब्रेस एंड क्लोज करली ब्रेस के अंदर ही हमारा जो सी का पूरा कोड होगा वो लिखा जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इसके कि हमारे प्रोग्राम में स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होते हैं, किस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। तो स्टेप्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, तो इनके अलग अलग मतलब हैं। उनसे पहले बात करते हैं हैशटैग। तो हैशटैग यहाँ एक प्री प्रोसेसर है जो कि इंक्लूड कीवर्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम यहाँ एक प्री प्रोसेसर को इंक्लूड कर रहे हैं। हमारी फाइल का नाम है स्टैंडर्ड, यानी STDIO, यानी stdio.h। h का मतलब होता है यहाँ हेडर फाइल, STD मतलब स्टैंडर्ड, IO मतलब इनपुट आउटपुट फाइल। तो ये पहला स्टेप जो कि हमारा यानी हमारे प्री प्रोसेसर का ऊपरी हिस्सा होता है, ये हमारे प्रोग्राम का ऊपरी जो हिस्सा जो होता है ये कहलाता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए बनाया जाता है ताकि हम प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इस स्टेप हैं यानी कौन कौन से स्टेप से हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा गया है। तो ये केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए होता है, जिसमें हम कमेंट आउट के थ्रू, यानी इसमें कमेंट लिख सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में कौन कौन सी मेन चीज़ें हमने डिस्कस की है और कौन कौन से स्टेप्स हमने किए हैं यानी फॉलो किए हैं, उनको हम लिख सकते हैं।
इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है दोस्तों हेडर फाइल यानी इंक्लूड करना, जो विद द यूजिंग ऑफ प्री प्रोसेसर, ये हैशटैग प्री प्रोसेसर कहलाता है, जिसको हमने इंक्लूड कीवर्ड से जोड़ दिया है। और हमारी ये हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमने यानी .h ये एक्सटेंशन है हेडर फाइल का, तो ये हमने हेडर फाइल जो है इसमें इंक्लूड कर दी है विद द यूजिंग ऑफ प्री प्रोसेसर, हैशटैग यहाँ प्री प्रोसेसर है। इसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन और प्री प्रोसेसर के बीच का जो ये स्पेस है ये हमारा कहलाता है दोस्तों ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जो होता है इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऐसे वेरिएबल जो हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी ग्लोबली यूज कर सकते हैं, तो वो हम ग्लोबल लेवल डिक्लेरेशन सेक्शन में ही वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। यानी कि अगर हम इसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका यूज हम अपने मेन फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं एंड अपने सब प्रोग्राम फंक्शन यानी यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर भी हम उन वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है दोस्तों मेन फंक्शन। जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, प्रोग्राम रन होगा, तो हमारा जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। इसका स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी पूरा कोड है हम लिखेंगे। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है हमारा सब प्रोग्राम होते हैं या यूजर डिफाइंड फंक्शन हैं जिन्हें हम यहाँ लिख सकते हैं, और जब भी हमें उन्हें कॉल करेंगे तो हम उन्हें मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है दोस्तों, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए सी में। तो सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ केस सेंसिटिव का मतलब है कि जो हमारा स्मॉल ए है और कैपिटल ए है ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। यानी कि अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते समय कैपिटल ए का यूज किया है तो हम वेरिएबल को कॉल करते समय स्मॉल ए का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग तरह से जो है डील कर रही है सी लैंग्वेज। इसके बाद .c इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी फाइल। जो हमारा .c होता है ये हमारी सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है, सी लैंग्वेज में लिखी गई फाइल का एक्सटेंशन होता है। तीसरा पॉइंट जो याद करने वाली चीज़ है, सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 32 कीवर्ड्स। यानी कि हमारे 32 कीवर्ड्स हैं जिनको अगर आप जान जाते हैं तो आई थिंक आप पूरी सी लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। अब इसके दोस्तों निक नेम के बारे में भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेम हैं इसके जिससे ये जानी जाती है, जो कि मतलब इसकी पॉपुलैरिटी का एक रीज़न भी है और इसके कई सारे नाम भी हैं। तो निक नेम ऑफ सी लैंग्वेज, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मदर लैंग्वेज। यानी कि हमारी सी लैंग्वेज को मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेज कहते हैं। मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेज कहने के पीछे रीज़न ये है कि जितने भी हमारे अदर लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हैं जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, रूबी, PHP, इसमें जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमारी सी लैंग्वेज के ही कॉन्सेप्ट वहाँ यूज हो रहे हैं, तो ये मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेज कहलाती है। पहला नाम ये है। इसके बाद सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं और जो कर्नल होते हैं को बनाने में हमारी सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल हो। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो इसका नाम बहुत ही पॉपुलर है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें हमारा मेथड का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हमारे फंक्शन के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें प्रोग्राम को भी कई पार्ट में कई ब्लॉक में जो है स्ट्रक्चर किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। इसके साथ मिड लेवल लैंग्वेज, यानी हमारी जो सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज है, इसलिए इसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सी कंपाइलर, यानी हमारे कंपाइलर कौन कौन से हैं। अगर हम सी का कोड लिखना चाहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंपाइलर अवेलेबल हैं।
तो यहाँ मैंने बहुत ही जो पॉपुलर कंपाइलर हैं उन्हीं के नाम लिए हैं, बाकी भी बहुत सारे कंपाइलर होते हैं जिनको मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले जो प्रैक्टिस कराई जाती है टर्बो सी। तो टर्बो सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाइलर है हमारे सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए, सी लैंग्वेज के कोड को लिखने के लिए। इसके बाद दूसरा कंपाइलर है हमारा देव सी प्लस प्लस, और तीसरा होता है BS कोड, जिसमें हमारा सी कंपाइलर के लिए कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करने होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी हमारे सी प्रोग्रामिंग की कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं, तो इस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दोस्तों कि ये जो हमारी सी लैंग्वेज है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब हमारा जो भी सी का कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है, ना तो इसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता है। इसके कोड को लिखने के लिए, इसके कोड को रन करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी भी तरह के पेड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। ये ओपन सोर्स है, यानी इसका हमारा कोड जो है, सोर्स कोड है, वो फ्रीली पब्लिक के लिए अवेलेबल है। इसके बाद जो दूसरा इसका एडवांटेज है ईजी टू लर्न, इसको पढ़ना और इसको सीखना और सिखाना दोनों बहुत ही आसान है। इसके बाद तीसरा एडवांटेज है दोस्तों पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब अगर आपने सी का कोड आप विंडोज़ में किया है, विंडोज़ 11 में, तो आप किसी अपने दूसरे फ्रेंड के भी विंडोज़ 11 सॉफ्टवेयर में इसको जो है ईजिली इसके कोड को रन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ इसका जो है पोर्टेबल का एक ड्रॉबैक्स भी है कि अगर आपने विंडोज़ में इसके प्रोग्राम को लिखा है तो जब भी अगर दूसरे आप सिस्टम में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे या उस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए। यानी ये मशीन इंडिपेंडेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। दोस्तों चौथा जो इसका एडवांटेज है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि हम सी लैंग्वेज का यूज करके अपनी मेमोरी में, अपनी रैम में डायनेमिक मेमोरी के एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको रन टाइम में मेमोरी के स्पेस को हम बढ़ा सकें तो ये भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ सी प्रोग्रामिंग का। इसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी डिसएडवांटेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज, तो इस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला ही ड्रॉबैक ये है कि ये हमारी ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जो कि जावा है। तो यही जावा और सी में डिफरेंस अगर हम देखें तो जहाँ जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है लेकिन हमारी सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, नॉट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके बाद इसका जो सेकंड ड्रॉबैक्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके बाद दोस्तों गार्बेज कलेक्टर्स, यानी कि अगर आपने एक बार प्रोग्राम को रन कराया और उसमें अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल के लिए जो है हमारी रैम में मेमोरी एलोकेट हो जाए, उसको अगर आपने इनिशियलाइजेशन नहीं किया तो वो मेमोरी एलोकेट रही आएगी। मतलब गार्बेज कलेक्टर नहीं होता, ये नहीं कि अगर आपने मेमोरी एक बार एलोकेट हो गई तो उसको फिर आप डी एलोकेट नहीं करा पाएंगे। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज। इसके बाद जो इसका चौथा डिसएडवांटेज है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। यानी कि अगर आपने विंडोज़ में इसके प्रोग्राम को लिखा है तो आप दूसरे सिस्टम में जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे सी लैंग्वेज के, तो आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए। यानी ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।